अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, आज ईद का पहला रोज़ है और यकीनन ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। और बड़ा ये पुरमसरत मौका हुआ करता है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर जहां हम रोज़ों के अंदर इबादत के अंदर मशगूल नज़र आते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें एक इनाम अता फरमाते हैं ईद की सूरत में। और ईद का जब आगाज़ होता है तो सुबह के वक्त ही जब हम अच्छे ड्रेसेस वियर करके ईद की तरफ ईदगाह की तरफ जा रहे होते हैं, बड़ा दिलचस्प एक अंदाज़ होता है। और हम देखते हैं कि हमारे जो कोलीग्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो भी हमें मसाजिद की तरफ रुख करते हुए दिखाई देते हैं और हमने हाथ में जय नमाज थामा होता है। और बड़ा एक दिलचस्प ये अंदाज़ होता है जो देखने से ताल्लुक़ रखता है और सभी के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट हम देख रहे होते हैं। और ये जो एक अंदाज़ है, ये अंदाज़ दूसरे मज़ाहिब के अंदर हमें नज़र नहीं आता कि इस अंदाज़ में गैदरिंग्स हों, इस अंदाज़ के अंदर जो इज्तिमात हों, और इस गैदरिंग्स के अंदर हम और बहुत सी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल हज भी है कि हज के अंदर भी इस्लामी तालीमात की हम देखते हैं कि इस्लामी तालीमात के अंदर जब हम हज को परफॉर्म करते हैं तो वहाँ भी तमाम रंगो नस्ल के लोग एक ही ड्रेस वियर करे किए हुए मौजूद होते हैं। तो ये इस्लाम की खूबसूरती है। और इस्लाम ने यकीनन हमें जिस अंदाज में बहुत से गिफ्ट अता फरमाए हैं, उनमें से ईद भी एक गिफ्ट है जो हमारी खुशियों को दुबाला कर देती है, हमें अपने रिलेटिव्स के साथ मिला देती है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो रोज़गार के लिए डिफरेंट सिटीज़ का रुख करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ का रुख करते हैं, वो भी इन मखसूस अयाम के अंदर, इन स्पेसिफ़िक अयाम के अंदर वर्किंग्स आर जो है वो बिल्कुल नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ तक कि तमाम ही ऑफिस बंद होते हैं। तो वो अपने घरों का रुख करते हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ अपनी इन खुशियों को एंजॉय करते नज़र आते हैं। और आज ईद का पहला रोज़ है और हम कोशिश करेंगे ईद के पहले रोज़ के हवाले से आपके साथ इस प्रोग्राम के ज़रिए जुड़े रहें और ज़बरदस्त अंदाज में ईद की खुशियों को दुबाला कर सकें और हम जान सकें कि बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क है। और जो ईद है ये किस अंदाज में, जो स्पेसिफ़िकली मर्द हैं वो किस अंदाज में ड्रेसेस वियर करते हैं, कहाँ से परचेज़ करते हैं और इस हवाले से कैसे क्वेश्चन नज़र आते हैं। और फर्दर हम ये भी जानेंगे कि जब हम ईदी दिया करते हैं उस वक्त कैसे फीलिंग आती है और बचपन में जब हम ईदी लिया करते थे तो हमारा क्या अंदाज़ हुआ करता था। और इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम मुसलसल तौर पे जानने की कोशिश करेंगे। आज दोनों ही जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं कि आप ना सिर्फ स्टूडेंट्स को गाइड करते नज़र आते हैं बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए आप मोटिवेशन भी हैं। और आज वो स्टूडेंट्स भी यकीनन टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको देख के अपनी ईद को मज़ीद बेहतर बनाने जा रहे हैं। तो आइए बिला ताखिर मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे बिल्कुल दाएं जानिब मौजूद हैं अहमद मंजूर साहब। आप एंटरप्रेन्योर हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं कि आप जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड करते नज़र आते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने आज के पुरमसरत मौका पर जहाँ पे लोग फैमिलीज़ को वक्त देते नज़र आते हैं, आप तशरीफ़ लाए और आज आपने हमें मौका दिया कि हम आपसे बात कर सकें। बहुत शुक्रिया, आप भी फैमिली हैं इसलिए हम आ गए। बड़ी ज़बरदस्त बात किया आपने और अल्लाह ताला आपकी मुस्कुराहट को इसी अंदाज में कायम रखे। हमारे दरमियान सेकंड जो गेस्ट मौजूद हैं, आपको भी हम देखते हैं कि आप बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें नज़र आते हैं और आपकी जो मुस्कुराहट है, जिस अंदाज में आप लोगों को गाइड करते हैं, यकीनन वो आपका अपना खासा है और आपका ये अंदाज़ है जो बहुत खूबसूरत अंदाज़ है। और ईद की अदायगी के फ़ौरन बाद आज आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। आइए प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ है बिला ताखीर करते हैं और हमारे दरमियान अहमद मंजूर साहब मौजूद हैं। अहमद साहब, आज ईद का पहला रोज़ है और आपके चेहरे के ऊपर तो यकीनन हम पूरा साल ही मुस्कुराहट देखते हैं, लेकिन आज जो मुस्कुराहट है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या समझते हैं ईद का जो पहला रोज़ होता है, किस अंदाज में ईद इंजॉय करते हैं? अच्छा वही ना, आपने जब अभी पहले जब आप इंट्रो दे रहे थे तो हम ये सोचते हैं कि जब बच्चों वाली ईद होती थी ना तब तो वो नान के जाना या दाद के जाना इज समथिंग, ठीक है ना। अब वो सेकंड डे होता है जो ससुराल जाने वाला बन जाता है, ठीक है ना जी। तो ईद का पहला दिन इज़ विद किड्स, विद फैमिली, विद पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके साथ बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और ऑब्वियसली पहले आप लेने वाले होते हैं, आप देने वाले हैं, तो कभी ना भी दें तो पता गोली गिरा जाता है कि यार कुछ और ले लेना किसी और दिन समथिंग। तो अब लाइफ थोड़ी चेंज हो चुकी हुई है, यानी पहले वैसे भी जब हम छोटे थे तो वही मैं कहता होता हूँ नॉर्मली कि जी जब हम छोटे थे तो माँ बाप जो है ना वो हमें सुनाते थे,
ठीक है। अब बच्चे सुनाते हैं तो हमारी बारी नहीं आई बीच में दरअसल, तो हम चीज़ को उस तरीके से एंजॉय करते हैं। एंड ऑब्वियसली जो बच्चे चाह रहे होते हैं, जो पेरेंट्स चाह रहे होते हैं, उन्हीं के साथ जो कुछ चीज़ें चल रही होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी, क्योंकि आपको पता है नमाज के बाद नॉर्मली हमारी 90% आबादी जाके सो जाती है। बिल्कुल ऐसे बड़ी खूबसूरत बात की आपने, और ये ग्राउंड रियलिटी भी है। अब्दुल हनान साहब मौजूद हैं। हनान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं ईद और नींद नौजवान के लिए लाजमी व मलज़ूम है कि जो भी नौजवान हैं, स्पेसिफिकली जो आईटी के लोग हैं, वो ऑफिस के अंदर पूरा साल जो है वो वर्कआउट करते नजर आते हैं। इन डेज में उनको ऑफ होता है तो वो पूरा दिन सो के गुजार देते हैं। ईद और नींद क्यों लाजमी है? अच्छा, इसमें ऐसे कि रूटीन आपकी इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि आप अफ्तारी से सहरी तक उठे होते हैं, तो वही सेम रूटीन जब आप ईद वाले दिन आते हैं ना तो आप कहते हैं चलो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। तो अमूमन ईद वाले दिन जो है ना वो 5-6 बजे से पहले नींद आपकी ख़त्म नहीं होती है। तो इसलिए जो है ना सब लोग जो है ना ईद के पहले दिन तो सोते ही हैं, और फिर दूसरे दिन जैसे सब बता रहे थे कि फैमिली के साथ और उनके साथ, और तीसरे दिन फ्रेंड्स के साथ, तो वो इसलिए है कि पहले दिन नींद पूरी कर लेते हैं तो फिर 2 दिन आपके जो है अच्छे गुजर जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, इस्लाम की तरफ से इतना ज़बरदस्त हमें गिफ्ट दिया गया कि बहुत सी गैदरिंग्स होती हैं, सबसे ज़बरदस्त जो गैदरिंग है वो जब हम नमाज के लिए अपने करीबी किसी भी ईदगाह में जाते हैं तो वहाँ पे सभी हमारे कोलीग्स, हमारे रिलेटिव्स मौजूद होते हैं, और उनको हम देखते हैं कि वो भी बड़े मुस्कुराहट भरे अंदाज में हमें वेलकम कर रहे होते हैं और बल्कि ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे होते हैं। तो इस पूरे मामलात को अभी यकीनन आपने एक्सपीरियंस भी किया यहाँ आने से कबल, तो ईद की जब अदायगी के लिए आप वहाँ पहुँचे तो आपने तमाम तर चीज़ें देखी, तो कैसा फील होता है, दिल को कैसा फील हो रहा होता है ये तमाम तर चीज़ें? अच्छा, मैं अगर देखूँ ना तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, आप सोशल मीडिया से लोगों से कनेक्ट कर रहे होते हैं। जब आप फेस टू फेस मिलते हैं ना, आपका एक वो माइंड ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल, कुछ लोगों के फेसेस जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और कुछ लोगों को देख के ना आप पहचान ही नहीं पाते कि ये कौन है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मतलब आप 1 साल बाद जब मिलते हैं ईद वाले दिन तो बड़ी चीज़ें चेंज हो चुकी थी हैं। कुछ बच्चों की हाइट्स इतनी बड़ी हो गई होती हैं कि आपसे पहचाने नहीं जाते। कुछ बच्चे माशाल्लाह बड़े ग्रूमिंग उसमें चले जाते हैं स्टेज के अंदर, वो भी नहीं पहचाने जाते। सेम ऐसी जो बड़े लोग होते हैं उनको भी पहचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ईद की बजाय ना मतलब बीच में भी कोई 3-4 जो है ना इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए कि फैमिलीज आपस में मिलें ताकि एटलीस्ट पहचान तो सकें। बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि जब फैमिलीज आपस में मिलती हैं तो यकीनन मुस्कुराहट भरे अंदाज में हम सभी को वेलकम कर रहे होते हैं। और जो खूबसूरत बात की यहाँ पे आपने कि स्नैपचैट और इस तरह की बहुत से सोशल मीडिया ऐप्स ने हमें बहुत कंफ्यूज कर दिया है कि हम स्नैपचैट पे जिसको देख रहे होते हैं, जब रियल में हम उसको देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो अपना वक्त ज़ाया कर दिया। अहमद साहब क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मैं आज एक दोस्त को मिला हूँ सुबह, तो मेरे मुंह से बेसाख्ता ही निकला, बुढ़ा हो गया यार। ठीक है। और दूसरा भाई आया तो वो खैर बाल तो मेरे भी कम है, लेकिन उसको मैं कहा तेरे बाल का गए भी तो थे सोशल मीडिया पर तो नजर आते हैं। कहता है वो बस समझा करना। तो ये भी सुबह के 2 जो है ये इंसिडेंट्स हैं बड़े मजे के। जो ये इंसिडेंट हम देखते हैं डेली बेसिस पे, मतलब हम एक्सपीरियंस हर बंदा एक्सपीरियंस कर रहा होता है इन त्योहारों के ऊपर, और फिर यकीनन हमें अंदाज़ा होता है कि सोशल मीडिया ने हमें जवान रखा हुआ है, और यकीनन इस सोशल मीडिया का हमारे ऊपर बहुत बड़ी एक अनायत भी है। फर्दर मैं ये भी जानना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ईद के जो पैगामात हैं वो नमाज की अदायगी के फ़ौरन बाद हमें मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और एक ही मैसेज कॉपी पेस्ट करके हर बंदा हमें सेंड कर रहा होता है, और उनकी तादाद बहुत हो चुकी होती है, और अगले 2 दिन उनके रिप्लाइज भी हम गुजार देते हैं। तो आप यकीनन इस फील्ड से भी हैं, तो आप क्या समझते हैं ईद गुजारने का और ईद मनाने का ये जो अंदाज़ अब ट्रेंड सेट बनता चला जा रहा है, ये कैसा है और इसको कैसे चेंज किया जाए? अच्छा, मुझे लगता है कि लोग अब जो ना हर चीज़ को बड़ा प्रोफेशनली लेके चलते हैं। ऐसे ही मतलब ईद का मैसेज आएगा ना, उसमें इतना फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा होगा ना, आपको पता चलेगा कि गूगल से उठाया हुआ है, चैट जीपीटी से। तो मैं समझता हूँ कि पहली बात अगर आपने भेजना है ना तो आप एटलीस्ट एक वॉइस नोट करें जिसमें आप बंदे का नाम लें कि यार आपको ईद मुबारक, आपकी फैमिली को मुबारक। तो चलो इस तरह से करके समझ में आता है। जो टेक्स्ट वाला काम है ना, मुझे टेक्स्ट आता है ना, मैं भी एक कॉपी पेस्ट बनाया होता है टेक्स्ट, मैं भी ऐसे टक 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 करके सबको रिप्लाई करके भेज देता हूँ। लेकिन जिनकी पिक्चर्स आ जाती हैं, जिनका वॉइस नोट आ जाता है, उनके साथ मैं भी थोड़ा सा इंगेज करता हूँ। तो कोशिश करें कि यार मतलब जब आप कर ही रहे हैं, इतनी एफर्ट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा लें, 1 घंटा लगा लें मैसेज करने में, लेकिन नाम लेके उनको अच्छे से ग्रीट करके जो है ना उनसे करें, क्योंकि साल में आपका हार्डली 2 या 3 इवेंट्स आते हैं जिसके ऊपर आपने लोगों से बात करनी है। तो वो तो एटलीस्ट जो है ना कॉपी पेस्ट ना हो, वो तो बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। और यकीनन ईद अपनाइयत का नाम है, एहसास का नाम है, और सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का नाम है। और वो हम इसी अंदाज में लेके आ सकते हैं कि जब हम ऑडियो ड्रॉप करेंगे, ऑडियो के अंदर हमारी एक
फीलिंग्स ही अलग होती है। और वैसे भी ईद के दिन जो है वो हमारी खुशी का लेवल ही कोई और होता है। हम इमेजिन नहीं कर पा रहे होते कि ये मेरी ही ऑडियंस है ईद के बाद जब हम उनको लिसन कर रहे होते। तो हम जब उस पूरे मुसरत अंदाज के अंदर किसी को जो है वो ईद की मुबारकबाद पेश करेंगे तो उसके दिल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अच्छे असरात मुरतब होंगे और वो भी आपको बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वेलकम भी करेगा। और इससे हम अपनी खुशियों को सोशल मीडिया पे तो ले गए हैं, वो तो यकीनन अब वक्त की ज़रूरत भी है, लेकिन इन खुशियों को सोशल मीडिया के ऊपर रखते हुए भी हम अच्छे अंदाज में एंजॉय कर सकते हैं। अहमद मंजूर साहब, कुछ कहना चाहिए आप? मैंने 2-3 साल से एक काम शुरू किया है कि मैं ना एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, वही सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ, वही बेसिकली मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी होती है। तो उसके रिप्लाई में जितने भी दोस्त बेसिकली वो मैसेज कर रहे हो, तो एक तो वही फॉरवर्डेड, एक्चुअली एक व्हाट्सएप पे ये भी लिखा होता है ना, फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो वो एक चीज़ मैं क्योंकि उस चीज़ का वो नहीं हूँ, ठीक है, क्वाइट ओल्ड स्कूल टाइप आदमी के जी, अगर आप किसी को कॉल करके कह रहे हैं, और जितने मेरे करीबी लोग होते हैं उनको ईद मुबारक मैं कोशिश करता हूँ मैं कॉल करके करूँ। ये वॉइस मैसेज या वीडियो मैसेज आपने सबके लिए लगा दिया, दैट्स फाइन, लेकिन जैसे बड़े ताया जान हैं या और दोस्त अहबाब हैं तो उनको मैं कॉल करता हूँ और कॉल करके मैं उनको वो कर रहा होता हूँ, यानी विश कर रहा होता हूँ। ये मुझे ज़रा समझ में नहीं आता कि जी मैसेज कर दिया, अच्छा जब किसी ने देखा देख लिया। अगर यानी आपको पता है अगले की रूटीन का, तो मेरा ख्याल है कि आपको ना उसको शाम 5 बजे अगर कोई अवेलेबल है तो आप 5 बजे उसको कॉल करें। जैसे मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं बहुत सारे लोगों को कॉल करूँगा ऑब्वियसली, ठीक है, जिनसे मेरी सुबह बात नहीं हो सकी। तो दिस इज़ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। यानी अगर आप किसी को वॉइस मैसेज करते हैं, वॉइस मैसेज तो आप किसी को भी कर देते हैं, या अगर आप किसी को वो लिख के कॉपी पेस्ट करके भेज देते, दैट मीन्स कि कोई ख़ास अहमियत नहीं है, आपने सबको एक ही चीज़ भेज दी है। तो व्हेन आपका मैसेज या कॉल जो है ना, जब आप अपने बड़ों को करते हैं, उनकी खुशी का लेवल आप सोच के देखेंगे वो कितना मज़े का होता है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि जब आप खुश कर रहे हैं किसी को, फिर दिल से करें रादर देन के जो है ना अच्छा जी बस मैंने मैसेज कर दिया। जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल सही है, जिम्मेदारी खुश करें, खुश करने का नाम है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। फर्दर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ईद जब आती है अब और हम सोशल मीडिया के ऊपर ईद की तमाम खुशियों को शिफ्ट कर चुके हैं, बल्कि यहाँ तक कि हम अच्छे ड्रेसेस वियर करते हैं सिर्फ एक क्लिक लेने के लिए। एक पिक्चर लेते हैं, उसको अपलोड किया और फ़ौरन हम चेंज करते हैं और फिर हम जो है नाइट ड्रेस में पूरा दिन ईद में सो के गुजार देते हैं। तो ये भी एक मतलब यहाँ पे अलमिया हमारी यंगस्टर्स के अंदर तो ये बड़ा कॉमनली पाया जाता है। फर्दर एक और चीज़ हम देखते हैं, आज से कुछ अर्सा पहले तक ईद के कार्ड्स हुआ करते थे, हम उनको स्पेशली परचेज किया करते थे, उस पर स्पेशल किसी का नेम लिखा करते थे और उसकी पर्सनैलिटी के रेलिवेंट कुछ अशार या कोई चीज़ जो है हम मेंशन किया करते थे, फिर उसको डिलीवर किया करते थे। केक में केक का डब्बा समथिंग समथिंग समथिंग, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो वो एक बड़ा खूबसूरत, बड़ा दिलचस्प अंदाज होता था कि एक मोहब्बत भरा अंदाज होता था। तो अब क्या समझ, अब तो वो स्वाइप कर गया है। अब भी कार्ड्स वगैरह मौजूद है, लेकिन वो भी जो है वो या तो हमें स्टिकर्स के फॉर्म में मिल जाते हैं या हमें डिफरेंट जगहों से मिल जाते हैं, हम उन्हीं को जो है वो देखें। पहले आपको याद होगा हम अपने टीचर्स को कार्ड दिया करते थे, हम अपने दोस्तों को, अच्छा स्पेसिफिक दोस्तों को कार्ड देते थे और उनमें बड़े मजे मजे के शेयर लिखे होते थे, ठीक है, दिल से चीज की जाती थी और गिफ्ट दिया करते थे। और दिल से करने का जो मतलब है ना, इफ यू बेसिकली, मैं एक हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, दोस्तों को, सबको एक बात कहता हूँ कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं ना, दिल से मिलें। यानी बाकी दुनिया तो जान पहचान वाली तो पूरी दुनिया है। जैसे हमारे यहाँ ना एक बड़ा मजे का एक सीन चलता है, आप फौरन ना आपने किसी दफ्तर जाना ना तो आप फौरन कहते हैं वो मेरा दोस्त है, यानी वो रेफरेंस है। जब आप जाके बैठते हैं ना तो अगला आपको 2 घंटे इंतजार करवाता है। तो बेसिकली वो आपका जानने वाला है, वो आपका रेफरेंस या दोस्त नहीं है। राइट, सिंपल है ना, बिल्कुल सही। क्योंकि दोस्त होगा तो वो सबसे पहले आके 2 गालियां देगा, फिर कहेगा अंदर आ ठीक है ना। सो दैट्स अ रेफरेंस। हमारे यहाँ आजकल जो है ना, सबने ये बात बना ली हुई है कि वो मैं उसको जानता हूँ, या अब जानना इज जानना। जानता तो मैं ट्रम्प को भी हूँ, ठीक है ना, बात समझ रहे, जानता तो मैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन क्या वो मेरे दोस्त है? नहीं, वो दोस्त नहीं है। बहुत अहम बात। अच्छा, फर्दर ये भी होता है यहाँ पे आमतौर पे फीमेल्स के अंदर कि उनके ड्रेसिंग के हवाले से वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती हैं, यहाँ तक कि पूरा दिन, बल्कि पूरा दिन तो दूर की बात है, पूरा साल ही वो ईद की शॉपिंग करती रहती हैं और चांद रात वाले दिन किसी एक चीज़ ना होने की वजह से अगले दिन वो कुछ भी वियर नहीं करती कि वो चीज़ मिसिंग है। तो ये भी आपने बेसिकली देखे ना, ये तो जो है ना घर घर की कहानी है। अच्छा, अब जैसे वो मैं एक दिन एक क्लिप देख रहा था तो मेरे सामने से एक क्लिप गुजरा कि एक औरत है, वो जी एक सूट लेके आई है 14,000 रुपए का, सामने से एक कामवाली आती है और वो कामवाली वही सेम सूट लेके आई है 600 रुपए का। तो वो कहती है ये क्या है, ठीक है ना। तो वो जब बॉयज लोग, लड़के जब आपस में एक दूसरे जैसी शर्ट देखते हैं ना, तो वो कहते हैं ट्विन,
ट्विंस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है ना। लड़कियां एक दूसरे को देखती हैं वैसे करके देखती हैं, इसने मेरे वाला सूट क्यों पहन कहाँ से ले लिया लिया, ये? ये कहाँ से लेके, और फिर अगली तकरार शुरू होती है, तुमने कितने का लिया, तुमने कहाँ से बनवाया, ठीक है। तो हमारे यहाँ ना हमने एक्चुअली खुशी को चीज़ों से जोड़ लिया बहुत जल्दी, बहुत अहम बात। ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं है असल में, वो आप हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर यानी कि मैं एक अलमिया बात करूँ, यहाँ पे हमने इज्जत किस चीज़ को देनी शुरू कर दी है, हमने इज्जत देनी शुरू कर दी है कि जी इसके पास पैसा है, इसके पास डिग्री है, इसका बड़ा रुतबा है। जो इंसान है बीच में से कहाँ गया? हमें इस्लामिकली और रमज़ानुल मुबारक और ईद का दिन हमें यही तो बताता है कि इंसान से मोहब्बत करनी है। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इंसान से मोहब्बत करेंगे तो यकीनन आप खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखने के अंदर आप कामयाब नजर आएंगे। और लेकिन आज हमारी मेंटालिटी बदल चुकी है कि हम हर चीज़ को बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चेकआउट कर रहे होते हैं, हर चीज़ को देख रहे होते हैं जिसमें मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है वो क्या है, और इस चीज़ ने हमारी खुशियों को फीका कर दिया है। और इन तमाम तर चीज़ों ने हमारे मुआशरे के अंदर जो एक अंदाज़ हुआ करता था दूसरों की हेल्प का, दूसरों को अच्छे अंदाज में डील करने का, दूसरों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाने का, वो बिल्कुल स्वाइप करता चला जा रहा है। और वक्त है कि अब इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम ना सिर्फ जानें बल्कि दोबारा उन चीज़ों की तरफ लौटने की कोशिश करें। अगर नहीं लौटेंगे तो यकीनन ये फीकापन बढ़ते बढ़ते हम जो ये जो हमारे इनसे जो ईद या इस तरह के त्यौहार आ रहे होते हैं, इन तमाम तर चीज़ों के अंदर हम अच्छे अंदाज में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हनान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ईद है और यकीनन ईद वाले दिन हमें ईदी मिला करती थी बचपन में, और अब हम ईदी देने वालों में शामिल हो चुके हैं, तो वो वक्त और अब के वक्त में कैसा फीलिंग आती है? अच्छा, मैं समझता हूँ असल ईद जो होती है ना वो होती ही बचपन में, बचपन ठीक है, में। क्योंकि आपने जिससे मिलना है, आप एक तो ऑफकोर्स बड़े लोग होते हैं वो मिलते भी आपसे बड़े प्यार से और आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछेंगे और आपको एक नोट जो है ना पकड़ा देंगे। अब क्या होता है, आप किसी से मिलने जाते हो ना, पूछेंगे जी हाँ जी बिजनेस कैसा चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, घर वाले कैसे चल रहे हैं, ये कर लिया वो कर लिया। और उसके बाद अगर उनके बच्चे आ रहे हैं तो उनको फिर आपको पैसे भी देने, तो फिर आप सोचते हैं यार रहने देते हैं, गर्मी में सोते रहते हैं ना, बाहर तो खर्चा हो जाना है। तो बचपन ईद जो है ना वो असल में बचपन की है। लेकिन बड़े होके ना मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की, पिछले 3 साल से मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि आप बच्चों की बजाय ना आप बड़ों को भी ईदी देना स्टार्ट करें, चाहे कम दें, गिफ्ट देना स्टार्ट कर दें, ईदी देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती। पूरा रमज़ान आप देखेंगे आपकी मदर्स जो हैं, बहनें जो हैं, ये पूरा टाइम किचन में आपके लिए खाना पका रही होती हैं और उनके लिए कोई अप्रिसिएशन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप बड़े हो चुके हैं तो आप बच्चों से ज़्यादा बड़ों पे फोकस करें, उनको थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्स पास करें, गिफ्ट्स दें, ईदी दें। तो मैं समझता हूँ कि उनकी खुशी देख के आपकी ईद का जो ना मज़ा दुबाला हो जाता है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने, और यकीनन वो लोग डिज़र्व भी करते हैं। अगर हम इस छोटी सी चीज़ को अपना लें तो हम बहुत से लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट की वजह बन सकते हैं। इसी अंदाज से तंसो मजाज से भरपूर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। दोनों मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है। मुझे इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। तंज़ो मज़ाज से भरपूर ईद के हवाले से प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और आज यकीनन ईद का पहला रोज़ है और हम अपनी फैमिलीज़ के साथ मौजूद होते हैं और बड़ा ये दिलचस्प एक अंदाज़ होता है, बड़ा एक मीठा अंदाज़ होता है, बड़ा अपनायत बड़ा अंदाज़ होता है कि हम उनके साथ मिल बैठते हैं, तरह तरह के पकवान बनते हैं और तरह तरह की कॉम्प्लीमेंट्स हम पास कर रहे होते हैं अपने ही कोलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, जो आम तौर पे आम अयाम के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो एक बड़ा ये पुरमसरत मौका हुआ करता है और इस मौके पे यकीनन हम बहुत सी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज नज़र आते हैं, लोगों को ईदी देते नज़र आते हैं। और एक और बहुत अजीबोगरीब चीज़ है, पता नहीं दुनिया के और ममालिक में है कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नए नोट के हवाले से जितने भी बैंक्स हैं वो बैंकर्स जो है वो ये स्टेटस अपडेट करते नज़र आते हैं कि इस बार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई भी नए नोट इशू नहीं किए। वो भी कोई एडिटर से स्पेशल डिज़ाइन करवाते हैं, कोई पोस्ट और वो लगा देते हैं और जो दूसरे जो अवाम हैं वो उनको पता नहीं कहाँ से अपडेट्स मिल जाती हैं और वो हमें स्क्रीनशॉट भी लोगों को शेयर करते नजर आते हैं। और नए नोट के हवाले से ऐसे क्वेश्चन नजर आते हैं कि जैसे पता नहीं नए नोट के बगैर जो पुराना नोट है वो शायद ईद वाले दिन चलेगा ही नहीं, आप उससे कोई चीज़ इनटेक कर ही नहीं सकते हैं। तो आप अहमद साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं ना इसमें सिंपल बात कहता हूँ कि जी हमें वैसे ही थोड़ा सा ना शौक है किसी नई गाड़ी, नई चीज़ें, तो नया नोट, ठीक है, और पता नहीं उससे शायद कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है या उसकी कोई स्मेल बड़ी अच्छी होती है वल्लाह आलम, या शायद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ चीज़ों से मोहब्बत ना करें,
उनकी वैल्यू से देखें, हमारे सामने यही चीज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी, वैल्यू है ना चीज़ की, तो आप उसकी वैल्यू, अगर 100 रुपए का नोट है तो आप उसकी वैल्यू को ख़त्म करके उसकी रंगत को देख रहे हैं एक्चुअल में, ठीक, वैल्यू तो उसकी सेम रहेगी, बिल्कुल वैल्यू तो सेम है, वैल्यू तो सेम है, अगर 1000 है 5000 है व्हाटएवर, अगर वो नोट थोड़ा सा जो है ना खराब है तो वैल्यू उसकी सेम है, तो उसकी वैल्यू की कदर करें ना कि उसकी शक्ल की कदर करें। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो अक्सर बैंकर्स को जानता हूँ जिनका ये कहना है कि हमें लग रहा होता है कि शायद हमें ईद के एग्जाम से पहले रिजाइन कर देना चाहिए ताकि हम ये कह सकें कि भाई अब मैं बैंकर नहीं रहा तो आप मेरे से काइंडली इस बात की तवक्को ना रखें कि मैं आपको नए नोट प्रोवाइड कर सकता हूँ। और मतलब अक्सर बैंकर ये कहते हैं कि हमें यूँ लग रहा होता है कि शायद हम बैंक में भर्ती ही इसलिए हुए थे कि लोगों को हमने नए नोट प्रोवाइड करने दुनिया, और बैंक हमसे कोई भी काम नहीं लेता हमारी, और वहाँ पे जेडीसी कोई नहीं। जैसे जो है ना एक बड़ी मजे की बात, जैसे कोई बंदा अगर पीटीसीएल में जाके जॉब करना शुरू करता है ना, उसको पहली जो कॉल रिसीव होती है ना, हमारे घर का फोन खराब है, बेशक उसको पता ही ना होगा कैसे ठीक करवाना है, इंटरनेट नहीं चल रहा, बंदा कहता है यार अच्छा बड़ी बिल्कुल ये जो बात आपने की है, ऐसी ही चीज़ें हैं जो हम देख पा रहे होते हैं। हनान साहब, कोई ईद के हवाले से दिलचस्प इंसिडेंट जो आपके साथ पेश आया हो बचपन में या आपकी लाइफ में जो अभी तक आपको याद हो? अच्छा, एक मुझे इंसिडेंट याद है, ये बात है तकरीबन कोई 4 इयर्स पहले ना। मैं रात को जब सोया ना तो मैं, अब होता है ना मस्जिद के बाद बैनर लगा होता है, उस पर लिखा होता है 7 AM के ऊपर जो है नमाज होगी। लो जी, मैं जनाब अलार्म शाम लगा के जो है ना, मैंने कहा लो जी पूरे जो है ना 6 बजे उठूंगा, नहा धो के मैं नमाज के लिए पहुंच जाऊंगा। अच्छा जी, हुआ कुछ इस तरह से कि मैंने जब अलार्म लगाया ना तो वहां पे AM की बजाय ना PM लिख दिया मैंने। मैं सोया कोई 1 बजे मैं उठा, मैं उठ के मैं कह रहा हूँ यार आज ज्यादा नहीं सो लिया ये बड़ी बरकत हो गई नींद में। तो कोई 1 बजे के बाद जब मैं उठ के मैंने फोन देखा, मैंने कहा 1 बज गए, अलार्म किधर गया? तो मैंने जब जाके देखा तो वो PM पे था, तो वो मुझे हमेशा याद आता है। अब मैं जब भी अलार्म लगाता हूँ मैं पहले चेक करता हूँ AM है PM है, कौन सा अलार्म मैं लगा रहा हूँ बीच में से। बड़ी खूबसूरत बात है, और मतलब इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी जो है वो ईद के हवाले से हमारे साथ हो जाती हैं, क्योंकि ये त्यौहार एक टाइम आना होता है और हम समझ रहे होते हैं कि शायद ये चीज़ें हम इनसे यूज्ड हुए हैं। बल्कि इस तरह का एक इंसिडेंट मैंने भी देखा कि प्रीवियस ईयर जब मैंने ईद की नमाज अदा की तो वहाँ पे जो इमाम साहब थे, जो खतीब थे, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में खुतबा दिया। नमाज के लिए वो जो बड़े, तो नमाज की एक रकत उन्होंने पढ़ाई और उन्होंने सलाम फेर दिया। अब सारे जो वहाँ बुजुर्ग हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो बुजुर्ग हैं वो किस नोयत के होते हैं, ख़ासतौर पे मसाजिद के आइमा के साथ, तो वो सब उनके ऊपर मतलब ये वो, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने जान बचाई। मेरे सामने ये चीज़ मैं खुद ऑब्जर्व करता रहा और बड़ी मुश्किल से वो मेंबर पे दोबारा बैठे और उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज़ में एक जो है वो वहाँ पे बात की। वो कहते हैं कि देखें ईद साल में एक बार आती है, मैं भी ये नमाज एक बार ही पढ़ता हूँ, ये आप माइंड से निकाल दें कि ये मैं इससे यूज्ड हूँ, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी एक बार पढ़ता हूँ और एक बार अभी हमने पढ़ी तो मिस्टेक होगी, हम इसको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम यहाँ पे ना मतलब इस त्यौहार के हवाले से बड़े ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बड़े ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग ना हो। मीन्स के ड्रेस के हवाले से अगर टाइमली हमें ड्रेस भी मिलना चाहिए, तमाम चीज़ें हमें वक्त के ऊपर मिलनी चाहिए। कोई भी चीज़ मिस हो तो हमें लगता है कि शायद ये त्यौहार अब जो है वो अच्छे अंदाज में स्पेंड ही नहीं कर पाएंगे। ये एक मेंटालिटी है जो हम देखते हैं ऑडियंस हर बंदे में कॉमन है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि शायद हम जो है ना चीज़ों को कह लें वही कि हम ना उसके साथ जुड़ के चुके हैं बहुत ज़्यादा। हमें लगता है कि शायद जो है ना बचपन में जिस तरह होता था उसी तरह ही अब भी होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, ठीक है। फिर हमारे यहाँ जैसे हम रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह हम एक दफ़ा पहले भी बात कर रहे थे कि जी रमज़ानुल मुबारक जो हमारे पास आता है ना, अल्लाह ताला की एक अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है। उसमें ठीक है लोग गुनाह बख्शवाने में भी होते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे जैसा बंदा उसके अंदर अगले 11 महीने भी प्लान कर रहा होता, पिछले 11 महीने से सीख भी रहा होता, ठीक है। तो इसी तरह जो ईद का दिन है, जब आपने उसको पहले से प्लान किया तो ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो वो इतना डिजाइंड होता है ना कि अनप्रेडिक्टेबल कोई चीज़ है, बंदा कहता है ये क्या हुआ है। ये बिल्कुल जैसे वो अभी इन्होंने अपना एक किस्सा बताया, मैं आपको एक बताऊं बड़ा मजे का। मैं इंटर में था, इट्स बिन व्हाइल, 90s की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग, मैं इत्काफ में बैठा हुआ था, माशाल्लाह, चांद रात को 11 बजे नजर आया था। आज तक नहीं समझ आई क्यों। अच्छा यानी 11 बजे चांद नजर आया और ईद का वो हो रहा है, और आज तक हम सोचते हैं आज तक भी 11 बजे तक आता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, 11 बजे कौन सा चांद नजर आता है, ठीक है ना।
लेकिन अब तो साइंस ने माशाल्लाह इतनी वो सारी चीज़ें हो गई, आपको पहले से पता लग जाता है इतने बज के इतने मिनट पे इतनी देर के लिए नजर आएगा। लेकिन तब मुझे याद है कि इत्तेकाफ से हमें उठाने के लिए रात को 11 बजे सब आए थे कि ठीक है जी ये जो है ना आप कर जाए जी हाँ। ये मतलब इस तरीके से हम देखते हैं कि रवायती हलाल कमेटीज़ के जो ऐलानात हैं पिछले सालों में भी ऐसा हो चुका है कि रात को 11 बजे या 12 बजे आपको जो पैगाम मिलता है कि कल आपकी ईद है, तो फिर दोबारा से वो जो बाजार बंद हो चुके होते हैं, तमाम तर चीज़ें बंद हो चुकी होती हैं और वो आधे घंटे के अंदर दोबारा ऐसे ओपन होते हैं कि जैसे आप तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये मतलब हमारे यहाँ पे है कि जो ईद का चांद है वो कौन सा चांद है वो देखते हैं, आई डोंट नो, लेकिन अक्सर उनको लेट ही नजर आता है। इसीलिए ना देखें वो पता है कि हमने चीज़ों को इतना डिज़ाइन कर लिया हुआ लाइफ में, जो मैं पहले बात करने लगा था कि कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाए ना हम कहते हैं, जैसे सपोज करें आपने कपड़े आज ये पहनने थे, अगर सपोज करें यहाँ से कट जाए तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, साइड पर रख देंगे, नहीं नहीं मैं नहीं पहन रहा। अहमद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, और इस जिंदगी को अगर हम इस चीज़ को अपना लें कि बहुत सी चीज़ों को हमने प्री प्लान्ड किया होता है और हम चाह रहे होते हैं एज इट इज़ ये चीज़ें होंगी तो वो दिन और वो वक्त और वो जो इवेंट है अच्छा रहेगा। अगर उसमें ज़रा सी भी कोई गड़बड़ेशन तो नहीं कहेंगे, ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको फौरी तौर पर मतलब उस इंसिडेंट को अच्छे अंदाज में इंजॉय ही नहीं कर पाते, हम उसको गुजार देते हैं बस ऐसे ही। तो इस चीज़ से हमें निकलना होगा और ये एक अच्छा अंदाज यकीनन नहीं है। और अच्छा अंदाज वही है कि इंसान हर लम्हे को उसी वक्त एंजॉय कर सकता है जब उसने कोई चीज़ को प्री प्लान ना किया हो। फिर वो यकीनी सी बात है, जब प्री प्लान नहीं है तो उसको पता है, उसको माइंड में है ही नहीं कि नेक्स्ट इंसिडेंट या नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी या नेक्स्ट जो आपका मामला है वो क्या होगा। जब पता ही नहीं है तो फिर जो भी होगा आप उसको एंजॉय ही करेंगे। जैसे जो है ना एक छोटी सी मिसाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे एक्चुअली गाड़ी पे आप जा रहे हैं ना तो आपने डिज़ाइन किया हुआ मैंने इतनी देर में पहुँच जाना है, ठीक है, या मैंने जो है ना तो रास्ते में अगर आपको कोई ओवरटेक कर जाए ना फिर आप पूरा दिन अपने सिर्फ इस चक्कर पे बर्बाद कर लेते हैं कि ले उसको मैं तब जवाब देता ना, मैं इस तरह गाड़ी भगाता, वो अच्छा पूरा दिन खराब कर दिया आपने अपने। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा अनान साहब, आप यकीनन आईटी प्रोफेशनल भी हैं और आईटी प्रोफेशनल्स को हम देखते हैं ईद के अयाम के अंदर यकीनन ऑफ होता है ऑफिस से, तो वो बहुत से प्रोजेक्ट इनटेक कर लेते हैं, डिफरेंट जो है वो आउटसोर्सिंग जो लोग कर रहे होते हैं, तो पूरे 3-4 दिन वो मुकम्मल तौर पर उन प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में वक्त जो है वो सर्व कर देते हैं, तो ये ईद को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। और क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा होता है ऐसे कि जब ईद आती ना तो ईद के साथ ईद के बहुत सारे खर्चे भी आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक जो आईटी वाला बंदा है ना वो कह रहा होता है कि यार अगर मैं 4 दिन घर में सोए गुजार दूंगा तो इतने पैसों का मेरा खर्चा होना वो कहाँ जाएगा, तो वो क्या कहते हैं इंटरनेशनल, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट्स हमेशा खुली हुई होती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी प्रोजेक्ट उठाता है और आराम से 3-4 दिन घर में भी रिलैक्स कर रहा होता है और आराम से जो है ना अपना काम करके जितने उसने खर्चा किया होता है ना ईद पे वो उससे डबल कमा लेता है। तो उसके लिए यही मैं समझता हूँ बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि यार मैंने ईद का जो टाइम था मैंने खर्चे भी मैनेज किए, सब कुछ मैनेज किया और मैंने प्लस भी कर लिया अपना काम करके। बड़ी ज़बरदस्त बात है, मतलब कि वो ईद के ऊपर भी मतलब जो है वो तमाम तर चीज़ों को कर रहे होते हैं, जो कि चलो खुशाइंद भी है, अच्छा है कि अगर खर्चे हो रहे हैं तो कोई इनकम भी तो आनी चाहिए, यकीनी सी बात है, ताकि चीज़ों को मैनेज किया जा सके। फर्दर ये बताइएगा, ईद वाले दिन यकीनन मज़े के पकवान बनते हैं घर पे, तो अभी तो यकीनन नमाज के फ़ौरन बाद आप यहाँ आ चुके हैं, तो अभी जाने के बाद कौन कौन से पकवान हैं जो आप एक्सपेक्टेड है कि घर पे बने होंगे और कौन कौन से पकवान आप इंजॉय कर रहे होते हैं? अच्छा रमज़ान जो होता है ना वो क्योंकि बड़ा सूखा सूखा सा गुजरता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि यार ईद वाले दिन जो ना सारी बड़ा मज़े की लिक्विड वाली चीज़ें हों। तो अभी जैसे मैं घर पहुंचूंगा ना तो मेरी रसमलाई बनी हुई है, रात की बनी हुई थी, तो वो अभी फुल ठंडी हो चुकी होगी, तो सबसे पहले तो मैं वो एंजॉय करूंगा। कौन बनाते हैं? मदर? वो मेरी मदर बनाती है ना, स्पेशल बनाती है, जायका भी बड़ा खूब होगा, बहुत मज़े का होता है माशाल्लाह। अच्छा उसके बाद वो खाने के बाद फिर मैं कुछ नहीं खाता, मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, उसके बाद फिर हम या तो बाहर जाते हैं, बाहर से कोई आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, ठंड पड़ती है थोड़ी सी और फिर वापस आके भी रात को अमूमन यही होता है कि कोई इसी तरह की ना कोई मीठी चीज़, कोई ठंडी चीज़ जो है ना वो खाई जाए। तो तीनों दिन जो होते हैं ना ईद के जो मेरे होते हैं वो यही होता है कि कोई घर में अगर मैं खा रहा हूँ तो कोई ठंडी और कोई मीठी चीज़ खाऊं। ऑफ कोर्स बाहर आप जो जाएंगे वो जिसने जो दे दिया आपने तो वही खाना है, घर में अमूमन जो है ना मेरा रसमलाई, कस्टर्ड या इन्हीं चीज़ों के साथ जो है ना वो चाह। लेकिन अमूमन हम ईद के अंदर डिफरेंट अपने जो कोलीग्स हैं उनसे भी मिल रहे होते हैं, उनके घरों पे जा रहे होते हैं, तो वो हमें बड़े पुरमसरत अंदाज में बहुत से डिशेस हमारे सामने ले आते हैं, फिर हम कंट्रोल भी नहीं रख पाते और इनटेक कर लेते हैं। तो इस तरह के कोई एक्सपीरियंसेस हुए हो? अच्छा एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था ईद वाले दिन ना, जैसे सब लोग खाना शाना खा रहे थे, मैंने खाना शाना खाया, मेरा पेट खराब हो गया। अब सीन कुछ ऐसा था कि ईद के दूसरे दिन और तीसरे दिन ना हमने टूर पे जाना था, राइट, तो वो 2 दिन जो है ना मतलब ईद के चाहते थे लेकिन मैंने रोज़ा ही रखा हुआ था। वो जब मुझे कहते हैं ना कुछ खा लो, मैंने कहा मेरा रोज़ा है, ईद के दिन में रोज़ा है। तो वो मुझे हमेशा याद आता है कि ईद वाले दिन जैसे ही मेरा स्टार्ट होता है ना मैं साथ ही अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पेट ना खराब हो, बस 3 दिन जो है ना ये मैंने निकाल दो, क्योंकि आपका स्टमक आदी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही वो आप जो है ना एकदम से हैवी खाना खाते हैं, वो स्टमक जो है ना आपका सारा वो
डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो इस तरह के इश्यूज का शिकार हो जाते हैं ईद के अयाम के अंदर, क्योंकि हमारा जो डाइट प्लान है रमज़ान में मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका होता है। तो अब जब हम अपने डाइट प्लान को ईद के बाद चेंज करने जा रहे हैं तो एक लिमिट के अंदर जब चीज़ों को इनटेक करेंगे तो ही हम स्टेबल रह पाएंगे। अदरवाइज हम हॉस्पिटल्स के अंदर देखते हैं कि ईद के कुछ लोग तो ईद के तीनों अयाम हॉस्पिटल्स ही में गुजार देते हैं उनके चक्रों में। उसकी वजह क्या है? खाने में बेहतियाती। आप बताएं कौन कौन से पकवान आपको पसंद है ईद के हवाले से और कैसे इंजॉय करते हैं? अच्छा, ये जो है ना, बाय द वे मेरी मदर और मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। ज़बरदस्त। वो जो भी पका लें तो खाना मैं वही खा लेता हूँ चुप करके क्योंकि जो शादीशुदा भी हूँ तो चुप करके खाना पड़ता, समझा बिल्कुल करें। सही है। और अच्छा बेटा भी हूँ तो चुप करके खाना पड़ता नहीं, एक्चुअली वो जो भी पकाएं इट्स अल्हम्दुलिल्लाह वेरी डिलीशियस। तो इसलिए जो है ना वो वो दोनों खाना ही बहुत अच्छा पकाती हैं शुरू से। ज़बरदस्त। तो मुझे जो भी वो पकाएं तो आई वुड लव दैट, नो इश्यूज विद मी। तो आपके पास यकीनन आपके बहुत से कलीग्स भी आते दोस्त होंगे, उनको क्या वगैरह। सर्व करते हैं आप ईद के दिन में? एक्चुअली जो वो कहें, यानी कि बेसिकली अगर प्री प्लान चीज़ें हैं तो जो नहीं, अभी आपने बात की प्री प्लान, अब कुछ भी नहीं रखते हैं। हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ ना। अगर तो प्री प्लान लाइक के जी किसी ने बताया हुआ है कि आना पहले से है, बताया हुआ है, देन एक डिफरेंट चीज़ है। अदरवाइज जो पका होता है वो सबको पता है कि हमें यही खाने को मिलेगा जो पका हुआ है ठीक है ना। अमूमन प्री प्लान नहीं होता है, मतलब जी जो हाँ। गेस्ट आ रहे होते जी हैं हाँ। वो जस्ट आपने को टेक्स्ट किया तो वो अगर करीब से गुजरा है तो आप हाँ, तो वो चक्कर लगा लिया फ्री होते हैं लोग। हाँ, तो वो नॉर्मली वही ना, वो ज़्यादातर एक वो जो मैं तो खैर नहीं हूँ, लेकिन जितने चाय के एडिक्ट लोग हैं ना उनकी चाय खुल जाती है फ़ौरन ईद पे। सबकी सीधी मैं बात करता हूँ, ठीक है, चाय लवर्स की। तो आप उनको तो चाय दे दें तो दे विल बी हैप्पी, वेरी हैप्पी कि जी बस हमें चाय मिल गई दिन में। यानी वो ईद वाले दिन ही को 25 कप पी लेते हैं चाय सारे के साथ मिलके, ठीक बिल्कुल है। ऐसा ही है, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं जिस भी गेस्ट भी मेहमान के यहाँ जाते हैं तो वो आपको तमाम तरह चीज़ें सर्व कर रहे होते हैं। और फर्दर ये हम देखते हैं स्वीट्स का यूज़ बहुत बढ़ जाता है इन एग्जाम के अंदर। तो क्या स्वीट्स बढ़ने से दिल मीठा हो जाता है या वाकई कोई चेंज भी आता है स्वीट्स? पता नहीं, मुझे मीठा छोड़े मेरा ख्याल है 11 साल हो गए। मैं तो ऐसे का ऐसे ही हूँ जैसा आपके सामने हूँ, ठीक है ना। लेकिन बात पता है क्या है, मीठा, अब जब हम कहते हैं मीठी ईद है, मीठा सब कुछ है और मीठा चल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आई पर्सनली लाइक गाजर का हलवा, ज़बरदस्त। ठीक है, और या वो जो सोन हलवा होता है, तो वो अगर नज़र आ जाए तो देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन। और मेरी दादी अम्मा पकाती होती थी सूजी का हलवा, तो वो तो मैं पता क्या किया करता था, तब की बात है, मैं सबको कहता था प्यालों में ले लो, बड़ा प्याला मेरा, ठीक है ना। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है एक्चुअली कि आपको किसके हाथ की चीज़ कितनी अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। और मैं एक बात कहता हूँ कि जी ईद का दिन ऐसा दिन है जहाँ पे आप सबको भी प्यार से मिलें और अपने आप को भी प्यार से मिलें दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल यही अंदाज होना चाहिए। और अनान साहब, ये हम देखते हैं कि जो आमतौर पे बिजनेस के रेलिवेंट लोग हुआ करते हैं वो उनके बहुत से कोलीग्स होते हैं या बहुत से आपके कस्टमर्स भी होते हैं जो ईद के इन मौका के ऊपर आपको जो है वो यकीनन इनवाइट भी कर रहे होते हैं डिफरेंट सेरेमनीज़ के अंदर या डिफरेंट इवेंट्स के अंदर या डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। तो क्या आप ऐसी चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं? अच्छा, ईद के स्पेसिफिकली जो पहले 3 दिन होते हैं ना, ये मैं समझता हूँ कि आपके बड़े इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। राइट। पहला दिन मैं समझता हूँ जो बिल्कुल करीबी आपके लोग हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे फैमिली है उनसे करें। सेकेंड डे अमूमन जो है ना वो भी मतलब फैमिली के साथ और मिक्स होता है। ऑफ कोर्स जैसे अगर शादी हो जाए, ठीक है, तो वो आपको फिर पता है कि वो एक दिन वहाँ ससुराल लगे। थर्ड डे जो होता है ना, मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ आपका नेटवर्किंग का होता है और उसमें मैं समझता हूँ कि आपके वो तमाम लोग जिन्होंने आपको लास्ट 1 ईयर में सपोर्ट किया है, आपके मुश्किल टाइम में आपको हेल्प किया है, आप उनसे मिलें। और स्वीट की बात हो रही थी तो मैं क्या करता होता हूँ कि मैं मिठाई जो है ना एक डब्बा बनवा लेता होता हूँ और वो जिससे मैं मिलता ना मैं उसको ईद के तीसरे दिन जो है ना सर्व करता रहता हूँ। तो एक याद होती है कि यार अच्छा हमने अगर इसका किया था तो इसने भी हमें याद रखा ईद के दिन ना। और मेरी एक वैसे आदत है कि मैं ईद के दिनों में ना कब्रिस्तान लाजमी विजिट करता हूँ और जो मेरे फैमिली के जो जा चुके मैं उनसे ज़रूर मिलता हूँ, क्योंकि हम उनको बिल्कुल भूल चुके हैं। तो उनसे जब आप मिलते हैं तो आपको बड़ी एक रूहानी तौर पे मैं समझता हूँ बड़ी आपको जो है ना सपोर्ट मिलती है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। और ये कस्टमर रिटेंशन के लिए भी ये एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं कि आप अपने अच्छे कस्टमर्स को जिन्होंने पूरा थ्रू आउट द ईयर आपको सपोर्ट किया या आपको हेल्प आउट किया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपसे चीज़ें इनटेक करते रहे, और अब अगर ईद के दिन स्पेसिफिकली आप वक्त निकाल के उनको कोई भी ऐसी गिफ्ट उनको सर्व करेंगे तो यकीनन उनका माइंड जो है वहीं पे स्ट्रक हो जाएगा उस बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लॉन्ग टर्म जो है वो आपके साथ इंगेज रहेंगे। और ये अपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी अट्रैक्टिव गुफ्तगू यहाँ पे की जिसको हमें लाजमी तौर पर अपना लेना चाहिए। अहमद साहब, हम देखते हैं माशरे के अंदर हम जहाँ ईद की खुशियों में अपने फैमिली मेम्बर्स को इंगेज करते नजर आते हैं, अपने कोलीग्स को, अपने बच्चों को, अपनी मदर्स और अपने पेरेंट्स के सेक्टर को,
इस मौका के ऊपर बहुत से यतीम बच्चे, बहुत से गरीब बच्चे जो हैं यकीनन अच्छे कपड़े भी नहीं पहन पाते हैं और बहुत से मतलब परेशान दिखाई देते हैं इन अयाम के अंदर भी। तो अब क्या समझते हैं हम ऐसे लोगों को कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं इन 3 अयाम के अंदर? देखें, इसके लिए अव्वल तो वही इस्लाम ने एक बड़ा अच्छा तरीका बताया है, जो डिफरेंट रूल्स हैं, ज़कात है, सब ठीक है, वो सब चल रही होती हैं। रमज़ान के दौरान बड़ा कुछ चल रहा होता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आप जो मेरे फादर करते थे और मैं उससे पहले मेरे दादा करते थे, मेरे फादर अभी भी करते हैं, बेसिकली वो हम ये करते हैं कि हम एक, जिसे कहते हैं ना, गिफ्ट्स देने का एक सिलसिला चलता है, राइट, ठीक है, और इसी तरह उनके खाने का अरेंजमेंट किया जाता है। वो किसी भी बहुत सारे, यानी कि इस तरह की वो NGOs हैं या जिधर, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक दिन हम गुजारते हैं जाके। तो इट डिपेंड्स कि आप इसको कैसे उन लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोग जिसे कह लें नॉलेज की सूरत में करते हैं, कुछ लोग पैसों की सूरत में करते हैं, कुछ लोग और बेतहाशा तरीके हैं। तो उनको भूला तो शायद जा ही नहीं सकता किसी भी सूरत, तो इसलिए क्योंकि वो माशरे का हिस्सा है। तो अगर आप उनका साथ दे रहे हैं तो ऐसे दें कि उनको भी आप याद रहें और आप भी उनको याद रहें हमेशा। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। और इस्लाम की खूबसूरती भी देखिए कि इस्लाम हमें ये तालीमात देता है कि रमज़ान मुबारक के अयाम के अंदर ही ईद की अदायगी से कबल हम सदका फ़ितर जो है वो अदा कर रहे होते हैं। और ये इस्लाम की खूबसूरती है कि हम उन लोगों को फंड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो इस काबिल नहीं है कि वो ईद की खुशियों को मुकम्मल तौर पे एंजॉय कर सकें। तो अगर हम इस्लाम की इस खूबसूरती को ही अपना लें, इस चीज़ को अपना लें, तो हम बहुत से चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट की वजह बन सकते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि स्लम्स एरियाज़ के अंदर अगर आप एक चॉकलेट लेके भी अगर किसी ऐसे पर्सन को देते हैं, बच्चे को देते हैं, तो उसके चेहरे के ऊपर जो स्माइल है वो आप हमें इमेजिन नहीं कर सकते कि इतनी कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी मुझे इतना सुकून मुयस्सर आ सकता था। इन चीज़ों को हमें लाजमी तौर पर अपनाना चाहिए। यकीनन ईद के इस पुरमसरत मौका पर हम आपके साथ रहे और बहुत सी तंज़ो मजाज से डिस्कशंस जारी रहीं और इसी तरीके से तीनों दिन हम आपके साथ रहेंगे। डिफरेंट मेहमान हमारे दरमियान मौजूद होंगे जिनसे हम ईद की खुशियों को दोबारा करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का दौरानिया अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कोई पैगाम जो स्पेसिफिकली ऑडियंस के लिए आप ईद के हवाले से देना चाहेंगे? सिंपल, खुद अपनी ज़िंदगी भी आसान करें और लोगों की भी आसान करें। यही हमें रमज़ान सिखाता है, यही हमें ईद सिखाती है। तो आई थिंक यही अंदाज हमें अपना लेना चाहिए। हसनान साहब, आप कुछ ईद के हवाले से कहना चाह रहे हो? अच्छा, मैं हमेशा एक चीज़ नोटिस करता हूँ, राइट, कि रमज़ान के फ़ौरन बाद ना मुझे ऐसे लगता है कि एक जो मुसलमान वाला फैक्टर ना वो ख़त्म हो चुका है लोगों में। तो मैं समझता हूँ कि रमज़ान को एक सब्सक्रिप्शन की तरह ना लें कि जी 1 महीने की सब्सक्रिप्शन हमने ली है इस्लाम की, हम उसमें मुसलमान रहेंगे और उसके बाद 11 महीने हम मुसलमान नहीं रहेंगे। राइट, बहुत आप कोशिश करें कि जो चीज़ें आपने रमज़ान के अंदर प्रैक्टिस की हैं, जिस तरह से आप रमज़ान में लोगों से मिले हैं, जिस तरह से रमज़ान में आपने नमाजें, कुरान सब कुछ किया, आप कोशिश करें कि अगले 11 महीने भी वो करें। बिकॉज रमज़ान एक पॉइंट है जहाँ पे आप अपनी रूटीन चेंज कर सकते हैं। No doubt. अगर आपकी रूटीन चेंज होगी ना तो प्लीज़ उसको अगले 11 महीने मैनेज करें। बिकॉज हम दुनिया में तो हर चीज़ देख रहे हैं लेकिन आखिरत की चीज़ों के लिए हम लोग बिल्कुल वर्किंग नहीं करें। तो मैं समझता हूँ कि रमज़ान के बाद आप कोशिश करें कि रमज़ान वाली रूटीन को ही मैनेज करें। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। और इस अंदाज को अगर हम अपना लें तो हमारी हेल्थ के हवाले से बहुत से मसाइल रिजॉल्व हो सकते हैं। और वैसे भी रमज़ान के अंदर हम कभी भी सोच ही नहीं सकते कि हम किसी को तंग करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। ये तमाम तरह एक्टिविटीज़ हमें लाजमी तौर पर अपनानी चाहिए। और ईद के हवाले से, ईद का पहला रोज़ है और यकीनन दोनों मेहमान हमारे दरमियान मौजूद रहे। बड़ी मुश्किल होता है कि आप इन अयाम के अंदर जब वक्त निकालते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आप दोनों ने हमें वक्त दिया और हमारी ईद को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आपने दोबारा किया, इसके मज़े को और इसकी अपने इस ऑडियंस के साथ हमने जो तंज़ो मज़ाज से भरपूर यहाँ पे गुफ्तगू की, यकीनन ऑडियंस ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। ईद के तीनों रोज़ ईद के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम्स लेकर हम आपकी खिदमत में होते रहेंगे। कल भी इंशाल्लाह एक न्यू प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि उन लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट की वजह बनिए जो इस वक्त इस उम्मीद पे बैठे हैं कि आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं और उनकी चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट की वजह बन सकते हैं।